कहते हैं कि बुराई से निपटने के लिए भगवान को धरती पर अवतरित होना ही पड़ता है, लेकिन मार्वल के केस में तो स्वयं गॉड ऑफ थंडर थॉर को ही नीचे आना पड़ा। थॉर और नॉर्स माइथोलॉजी शायद ही दुनिया में इतने पॉपुलर हुए होंगे जितना उसके मार्वल और मार्वल स्टूडियोज के थॉर और उसकी माइथोलॉजी ने किया है, जहां पर इन गॉड्स के ब्रेवरी, हीरोइज्म और इनके वर्नेबिलिटीज को दिखाकर मार्वल ने इन्हें ह्यूमंस के और करीब ला दिया और थॉर और एसगार्डियंस को बहुतों का फेवरेट बना दिया। और आज हमारे जैसे और आप जैसे फैंस के लिए ही हम आज की इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसे हमारे सब्सक्राइबर्स ने पिछले कम्युनिटी पोल में वोट तो किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने कई बार इस टॉपिक को कमेंट्स में सजेस्ट भी किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द थॉर मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्यों नहीं बन पाई थी थॉर मूवी आने से पहले उसकी अपनी टीवी सीरीज। थॉर का और कौन सा दूसरा भाई था जिसे मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया? थॉर द डार्क वर्ल्ड के लिए कितने म्यूलनिट्स बनाए गए थे? और जानेंगे कि टाइका वाइटिटी ने कॉर्ग को किस पर मॉडल किया था। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। थॉर मूवी को बनाने का आइडिया सबसे पहले सैम राइमी को आया था, जब उन्होंने अपनी 1990 की डार्कमैन मूवी को कंप्लीट किया था, जहां पर वो स्टैनली और 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज के साथ मिलकर इस पर मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन 20th सेंचुरी फॉक्स उस समय इंटरेस्टेड नहीं था। और फाइनली 2000 में एक्समैन मूवी की सक्सेस के बाद यूपीएन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ इस पर एक टीवी सीरीज बनाने की बात चल रही थी, जहां पर एक्समैन मूवीज में सेबरटूथ का रोल निभाने वाले टाइलर मेन को ही थॉर ओडिनसन के लिए चुना जाता। फाइनली ये प्रोजेक्ट भी 2004 तक नहीं बन पाया और इसके राइट्स को सोनी पिक्चर्स ने एक्वायर कर लिया और यहाँ पर डेविड एस गॉयर इसकी कहानी लिख रहे थे, लेकिन 2006 तक यहाँ भी मूवी बन नहीं पाई और फाइनली पैरामाउंट ने इसके राइट्स को एक्वायर किया, जहाँ पर मार्क प्रोटोशेविक ने इसकी कहानी को लिखा था। लेकिन बस यहाँ पर प्रॉब्लम यही थी कि उनकी स्क्रिप्ट लगभग $300 मिलियन का बजट पार कर रही थी, जिसके कारण पैरामाउंट ने इस मूवी को प्रोड्यूस नहीं किया और सिर्फ इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी उठाई और इसके राइट्स फाइनली मार्वल स्टूडियोज के पास चले आए। और यहाँ पर मार्वल ने मैथ्यू वॉन को हायर किया, जिन्होंने इस कहानी को छोटा करके इसके बजट को $150 मिलियन के पास ले आए, जहाँ पर पहले तो इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए गिलेर्मो देल टोरो को हायर किया जा रहा था, लेकिन इवेंचुअली हॉबिट मूवी में उनके बिजी होने के कारण यहाँ पर केनेथ ब्रांगा, जिन्होंने टेनेट मूवी के अंदर आंद्रे सीटर का रोल निभाया था, उन्हें हायर किया गया और ऐसे रिलीज हुई 2011 में थॉर मूवी। आज जैसा कि थॉर ओडिनसन के रोल के लिए क्रिस हेम्सवर्थ के अलावा किसी और को इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। चीजें अगर दूसरे हिसाब से गई होती तो शायद हमारे नजर में थॉर ओडिनसन कोई और ही होता। एग्जाम्पल के रूप में WWE रेसलर ट्रिपल एच और चैनिंग टेटम को भी थॉर के लिए कंसिडर किया जा रहा था। वहीं पर डैनियल क्रेग को थॉर मूवी के लिए सबसे बड़ा कंटेंडर माना जा रहा था, लेकिन वहीं पर चार्ली हनम, अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, लियम हेम्सवर्थ, जोल किनमैन और क्रिस हेम्सवर्थ ने इस रोल का ऑडिशन दिया था। फाइनली इस रोल का कंपटीशन क्रिस हेम्सवर्थ और उनके भाई लियम हेम्सवर्थ के बीच में था, जहां पर क्रिस हेम्सवर्थ को ही इस रोल को ऑफर किया गया। वहीं पर सरप्राइजिंगली टॉम हिडलस्टन ने भी थॉर के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन फाइनली केनेथ ब्रांगा ने उन्हें इस मूवी के अंदर लोकी का रोल ऑफर किया। अब चलिए बात करते हैं एक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स को लेकर तैयारी के बारे में, जहां पर स्पेसिफिकली थॉर के रोल के लिए क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी बॉडी को बहुत ही बेहतरीन रूप से डेवलप किया, जहां पर उन्होंने 6 महीने तक जिम में कड़ी ट्रेनिंग ली और प्रोटीन रिच डाइट जैसे कि एग, चिकन, स्टेक्स और प्रोटीन ड्रिंक्स के साथ साथ सैंडविचेस, वेजिटेबल्स और ब्राउन राइस का स्ट्रिक्ट डाइट अपनाया। और वो मूवी की शूटिंग तक इतने ज्यादा बल्कअप हो गए थे कि मूवी में प्रीवियसली जो थॉर सूट उनके कैरेक्टर के लिए बनाया गया था वो उन्हें बहुत ही टाइट फिट हो रहा था, जिसके कारण उनके हिसाब से एक नया सूट बनाना पड़ा। वहीं पर टॉम हिडलस्टन ने भी अपनी लोकी के लिए अच्छी खासी तैयारी की, जहां पर उन्होंने अपने कैरेक्टर को विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर कहानी के कैसियस पर मॉडल किया, जहां पर अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्होंने अपने डाइट को भी रिड्यूस कर दिया था और तो और अपनी एजिलिटी को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने ब्राजीलियन मार्शल आर्ट का भी सीखा। फाइनली अगर बात करें हाइमडाल की, तो यहाँ पर इद्रिस एल्बा ने थॉर के उन सारे के सारी कॉमिक बुक्स को पढ़ डाला जिसमें हाइमडाल एक सेंट्रल कैरेक्टर था और उन्होंने हाइमडाल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मूवी के अंदर उतारने की कोशिश की है। अब वैसे तो थॉर की कहानी नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड होती है, लेकिन यहाँ पर मूवी के अंदर थॉर और उसके एसगार्ड के लॉजिक का सेंस बनाने के लिए
यहाँ पर एक्चुअल कई सारे फिजिसिस्ट को भी हायर किया गया था, जिनमें शामिल थे शॉन कैरल, केविन हैंड, जिम हार्टल और केविन हिकरसन, जिन्होंने मूवी की कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स को दुरुस्त किया। साथ ही साथ इनका कोलैबोरेशन मूवी के अंदर इतना इम्पैक्टफुल था कि जिस जेन फॉस्टर को मूवी के अंदर पहले नर्स के रूप में दिखाया जाना था, उसे फाइनली फिजिसिस्ट के रूप में दिखाया गया। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर बायफ्रॉस्ट के खुलने और ट्रेवल करने का इफेक्ट बेसिकली हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए हुए इमेजरी से इंस्पायर्ड था, जहां पर मूवी के अंदर बायफ्रॉस्ट को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के नाम से भी जाना गया है, जो बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन जैसे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। मूवी के अंदर थॉर और एसगार्डियंस के सूट्स और एसगार्ड का एपिक सेट बनाने का तो पूरा सेंस बनता है, लेकिन जिस धरती के शहर पर आकर थॉर गिरता है, वो शहर मूवी से पहले वहाँ पर था ही नहीं। या यूँ कहा जाए कि ये एक्चुअली वैसा नहीं था जैसा मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि ये बेसिकली न्यू मैक्सिको की कुक्स रैंच फिल्मिंग स्टूडियो थी, जिन्हें ज्यादातर वेस्टर्न फिल्म्स के लिए ही यूज किया जाता था, लेकिन थॉर मूवी के लिए इसे मॉडर्न रूप से मॉडिफाई किया गया। अगर पुराने प्लान्स में से इस प्लान को भी इंक्लूड किया गया होता तो शायद हमें लोकी और थॉर के रिलेशनशिप में एक और एंगल देखने को मिलता, क्योंकि कॉमिक्स और नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर का एक और भाई है जिसे बाल्डर द ब्रेव कहा जाता है, लेकिन इस प्लान को स्क्रिप्ट के एडिटिंग के दौरान ही रिफ्यूज कर दिया गया। नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर बाल्डर द ब्रेव बेसिकली थॉर का भाई था, जिसे लोकी अपनी ट्रिकरी की मदद से मार देता है, और यही चीज लोकी और थॉर के बीच में दुश्मनी पैदा करती है। वेल, अगर इस चीज को भी मूवी में इंक्लूड किया जाता तो लोकी और थॉर की दुश्मनी और ज्यादा जानदार होती। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ये बात जानते हों, लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने फैंड्राल के कैरेक्टर पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया होगा। और पहली थॉर मूवी के दौरान यहाँ पर शज़ैम का रोल प्ले करने वाले ज़ैकरी लिवाई को ही इस रोल को ऑफर किया गया था, लेकिन उस दौरान शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के चक्कर में उन्होंने इस रोल को मना कर दिया था, और फाइनली इस रोल को मूवी के अंदर जॉर्ज डैलस ने प्ले किया। लेकिन सेकंड मूवी के दौरान कुछ डिफरेंसेस के चलते उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया, और फाइनली ज़ैकरी लिवाई ने ही सेकंड और थर्ड मूवी के अंदर फैंड्राल का कैरेक्टर प्ले किया, जहां पर थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर हेला फैंड्राल की जान ले लेती है। सेकंड मूवी के अंदर 11,000 अलग अलग प्रकार के वेपन्स को डिजाइन किया गया था, जिनमें से अकेले थॉर के म्यूलनिर के ही 35 डिजाइन थे, और इन्हें अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग वजन, लुक्स और डिजाइन के साथ बनाया गया था, जिनमें से 5 को तो लाइट्स के साथ भी बनाया गया था। वहीं पर थॉर के मेन म्यूलनिर को एल्युमिनियम से बनाया गया था। क्रिस्टोफर एकिल्सन, जिन्होंने इस मूवी के अंदर मैरिकेट का रोल प्ले किया था, उन्हें अपना पार्ट प्ले करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसका सबसे बड़ा कारण था मेकअप चेयर पर ऑन द एवरेज 6.5 घंटे बिताना, और उनके हिसाब से मार्वल ने उनसे झूठ बोला था और इस बारे में उनकी कोई भी बात नहीं हुई थी। खैर, इनसे पहले मैलिकेट का रोल मैड मिकेल्सन को ऑफर किया गया था, लेकिन उस दौरान अपनी हैनिबल मूवी में बिजी होने के कारण उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया था। लेकिन फाइनली वो हमें 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज में काइसिलियस के रूप में नजर आए। थॉर 2 यानी थॉर द डार्क वर्ल्ड को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी पहले पैटी जेंकिंस को ऑफर किया गया था। वही पैटी जेंकिंस जिन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की वंडर वुमन को बनाया था, लेकिन मार्वल के साथ कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया और उनके काम की जिम्मेदारी एलन टेलर ने संभाली। अब यहाँ पर जेन फॉस्टर का रोल प्ले करने वाली नेटली पोर्टमैन इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। यही कारण है कि वो हमें थॉर 3 यानी थॉर रैग्नारॉक में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इवेंचुअली टाइका वाइटिटी ने उन्हें मना ही लिया है, और थॉर 4 यानी थॉर लव एंड थंडर में वो हमें थॉर के रूप में ही नजर आएंगी। थॉर रैग्नारॉक मूवी के लिए बेसिकली टाइका वाइटिटी 70s और 80s के कई सारी साइंस फिक्शन मूवी से इंस्पायर्ड थे, जहां पर स्पेसिफिकली उन्होंने 1980s के फ्लैश गॉर्डन मूवी से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली है, और इस मूवी में दिखे सकार के विजुअल्स और सेट डिजाइन्स इसी मूवी से इंस्पायर्ड थे। साथ ही साथ उन्होंने एक्टर्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए और अपना कॉमेडिक साइड इम्ब्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, और उनके हिसाब से 80% लाइन यहाँ पर इम्प्रोवाइज की गई थी, जहाँ पर थॉर का फेमस लाइन फ्रेंड फ्रॉम वर्क मेक अ विश फाउंडेशन के एक बच्चे द्वारा सजेस्ट किया गया था, जिसे मूवी में इंक्लूड किया गया। ओडिन का रोल प्ले करने वाले सर एंथनी हॉपकिंस बेसिकली थर्ड मूवी के अंदर इस कैरेक्टर को दोबारा प्ले करने के लिए वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर टाइका वाइटिटी ने उन्हें एक लास्ट ट्रिब्यूट देने का वादा किया, और जब उन्होंने थॉर रैग्नारॉक की कहानी को पढ़ा तब वो आखिरी बार ओडिन के कैरेक्टर के लिए वापस आए।
बाहर से पथरीला और अंदर से सॉफ्ट कॉर्ग इस मूवी के आने के बाद दुनिया भर में पॉपुलर हो गया, जहां पर कॉर्ग बेसिकली क्रोनन रेस का है और इसी रेस का एक और बीइंग हमें थॉर 2 में भी देखने को मिला था, जिसे थॉर ने म्योल्निर से चकनाचूर कर दिया था। वैसे इस कैरेक्टर को टाइका वाइटिटी ने पोलिनेशियन बाउंसर्स पर मॉडल किया है, जहां पर उनके हिसाब से वो भी बाहर से बहुत ही ह्यूज और अंदर से बहुत ही ज्यादा शांत, फनी और फ्रेंडली होते हैं। और इस मूवी के बाद हमें कॉर्ग एंड गेम मूवी में भी देखने को मिला, जहां पर इसका पूरा का पूरा मोशन कैप्चर और वॉइस खुद डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने ही दिया है। और तो और मार्वल के साथ मिलकर टाइका वाइटिटी कॉर्ग और मीक का खुद का एक वन शॉट भी लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन मार्वल ये नहीं कर पाया। रिसेंटली अपनी ही मूवी फ्री गाय के प्रमोशन के दौरान वो कॉर्ग के रूप में रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल के साथ भी दिखे हैं और एमसीयू में ये चीज रियलिटी होते हुए हम जल्दी ही देखना चाहते हैं। थॉर रैग्नारॉक मूवी से पहले आज तक हमें हल्क की जितनी भी लाइव एक्शन अपीयरेंसेस देखने को मिली हैं, वहां पर लेट 70s और 80s में द हल्क का रोल निभाने वाले लेओ फरिंगो ने ही हल्क के चीखने और चिल्लाने की आवाजें दी हैं। लेकिन ये पहली बार था जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने हल्क को ठीक से बोलते हुए सुना। यही कारण है कि यहाँ पर मार्क रेफरो ने हल्क की के सारे आवाजों को दिया है। अब चलिए फाइनली बात करते हैं थॉर मूवीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली तो अकेली थॉर मूवीज ने ही लगभग $500 मिलियन की बजट पर $1.9 बिलियन कमा के दिए हैं, जिसने थॉर रैग्नारॉक नहीं अकेले $854 मिलियन कमाए थे, क्योंकि ये 2017 की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म भी थी। लेकिन सैडली थॉर की अपनी ट्रिलॉजी को कोई खास अवार्ड, नॉमिनेशन या अचीवमेंट नहीं मिल पाया, पर फिर भी इन मूवीज का फाइनेंशियल कलेक्शन एक बहुत बड़ा सबूत है कि थॉर का फैंडम कितना बड़ा बन चुका है। एंड ऑफ कोर्स थॉर का एंड गेम के बाद क्या हुआ हम सब देखने के लिए बहुत बेचैन हैं, जो हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी थॉर 4 यानी थॉर लव एंड थंडर में, जहां पर हमें एसगार्डियंस भी देखने को मिलेंगे, जेन फॉस्टर थॉर के रूप में देखने को मिलेगी और क्रिश्चियन बेल हमें गॉड द गॉड बुचर के रूप में दिखेंगे। और इस मूवी की फिल्मिंग चल रही है और ये मूवी अगले साल 2022 के समर्स में रिलीज हो सकती है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थॉर मूवी ट्रिलॉजी फैक्ट्स। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे थॉर मूवीज के अंदर थॉर रैग्नारॉक बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मेरे हिसाब से ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इसकी आने वाली सीक्वल थॉर लव एंड थंडर इससे भी कहीं ज्यादा बेहतरीन हो। खैर आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और एमसीयू थॉर के बारे में आप और कौन कौन सी चीजें जानते हैं। हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।